मुज़ाकरात के ज़रिए से हल निकालने की कोशिश की जाती है। यानी बात इस पर भी आज होगी। न सिर्फ बात यहाँ पर होगी बल्कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज का हाल अहवाल आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मौतों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। जम्मू सूबे के एक गांव के अंदर मुसलसल अमवात हो रही है। एक और मौत वहां पर हुई है। सूरत हाल क्या कुछ है वो भी आपको अपडेट करेंगे। सड़क का दिलदोज हादसा हुआ उस पर भी बात करेंगे। सियासी अमूर पर कुछ मामला चल रहे हैं जिस पर हमारी नजर है और आपको पल पल का अपडेट करेंगे। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में रहेंगी। आज डॉक्टर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उस मौजू पर जो मुसलसल हम गुफ्तगू कर रहे हैं डिप्रेशन और टेंशन के हवाले से, और फिर आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे कि आज आखिर पर आपकी 2-4 फ़ोन कॉल्स को भी रूटीन के हिसाब से शामिल प्रोग्राम करें ताकि मज़ीद प्रोग्राम हम आपकी आराओं के मुताबिक चला पाएँ। तो आप फटाफट से ज्वाइन करेंगे जी हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि हर पल आपको खबर से बाखबर आप खबर से बाखबर रहे और हमें और आपके बीच में एक और राब्ता मजबूत हो। एक तो टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, राब्ता साइटों पर जब आप आते हैं तो आप हमारे साथ वहाँ पर भी राब्ते में रहते हैं। जब आप अपनी बात रखते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ मामलात रखते हैं, और स्पेशली पिछले 1-2 दिन से एक अहम मामला है तनख्वाहों को लेकर, आखिर पर चलेंगे तो ज़रूर उस पर भी मैं बात करूंगा कि पिछले 2-3 दिन से लगातार एक अहम और हसास महकमे के मुलाजमीन फरियाद कर रहे हैं। वो फरियाद है क्या, इंशाल्लाह आज इस प्रोग्राम में भी गुफ्तगू ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि ख़बरों का पिटारा थोड़ी देर में खुलेगा। सबसे पहले आसिफ रशीद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो बताएंगे आपको आज तवारीख के पन्नों में क्या कुछ उन्होंने पढ़ा है और आपके सामने कौन से अहम तरीन वाक़ात वो रखने जा रहे हैं। जी आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत तमाम लोगों का जहाँ जहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। इस उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक बखैर व आफियत हो और आप सबके मिजाज बहुत अच्छे हों। प्रोग्राम का आगाज़ फॉर्मेट के मुताबिक हम सबको करना है। 8:40 से 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, जनवरी की 15 तारीख। आज तारीखी आईने में अहम तरीन वाक़यात एक तवील फहरिस्त से चुनकर आपके सामने रख रहे हैं। 1934 में आज ही के दिन बिहार और नेपाल में कुछ एक हिस्सों में तबाहकुन ज़लज़ला आया। 20,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और इसी तरह की सूरत हाल जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान भी बनी जहां पर दिल्ली एनसीआर तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन तिब्बत और नेपाल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। साल 1986 दिन आज का जनरल कृपा रिटायर्ड को ताहियात फील्ड मार्शल बनाया गया और आज इसी सिलसिले में आर्मी डे भी मनाया जाता है। तकरीबात होती हैं पूरे मुल्क के अंदर। फौज दिवस पर या आर्मी डे की मुनासबत से जब तकरीबात हो रही हैं तो उससे पहले खराज तहसीन जवानों को पेश करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जंगों के अंदर मुल्क की नुमाइंदगी और हिम्मत और शुजात या बहादुरी का आप कह सकते हैं कि इन तमाम लोगों की तरफ से या अफवाज की जानिब से जो नमूना पेश किया जाता रहा, उन सर्विसेज को खराज अकीदत या श्रद्धांजलि पेश की जाती है। आज के दिन 1958 में तमिल ज़बान को मद्रास की सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। सरकारी तौर पर यह फैसला हुआ। जनवरी की 15 तारीख को ही 1915 में जापान ने चीन का इक्तिसादी कंट्रोल अपने हाथों में लेने का दावा किया था। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया, FCI जो मौजूदा वक्त में भी काम करता है। 1981 रेडियो पाकिस्तान डेरा गाजी खान का आगाज़ आज के दिन हुआ। साल 2008 आज से तकरीबन 16-17 बरस कबल पाकिस्तान में आटे और गंदम की ज़बरदस्त कमी से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई और बहरान से पाकिस्तान गुजरा। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने कुछ मजीद ऐलानात किए, लेकिन मुल्क के अंदर महंगाई दर आसमान छूती हुई नजर आई। सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन थी मुआशी एतबार से, और आज 2025 में भी आप देखेंगे तो उसके असरात पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी तौर पर नजर आते हैं। 1934 दिन आज का अमरीकी महकमा दिफा की इमारत पेंटागन की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत तरीन इमारत बनाने का दावा अमेरिका की जानिब से किया गया और वक्त गुजरने के साथ साथ इसको दिफाई एतबार से सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। 1936 पहली बार आज ही के दिन ओहायो जापान में शीशे से ढकी हुई इमारत, किसी भी हिस्से के अंदर दुनिया में ऐसी इमारत नहीं बनी थी, पहली मरतबा बनी। 1998 जनवरी की 15 तारीख यूरोपीय कमीशन ने स्लोवानिया और क्रोशिया की आज़ादी को मंजूरी दी। 2006 में आज के दिन मैचले पैचलेट चिली की पहली खातून या महिला राष्ट्रपति के तौर पर मुंतखब हुई, सदर बनी। 2006 में ये तारीखी लम्हा था ख़वातीन के सियासत में या इक़्तिदार में आने के हवाले से। 1977 दिन आज का
उर्दू के मशहूर शायर और अदीब रशीद अहमद सदीकी का इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है, तो आज उनकी अदबी खिदमात को उर्दू के लिए बिलखुसूस जो उन्होंने काम किया है वो याद किया जा रहा। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें, अहम तरीन खबरें या मालूमात आपके सामने हमने रखी हैं। आलमी तारीख में अहम तरीन वाक़यात हमारी तरजीहात में रहते हैं, एक तवील फहरिस्त से चुनकर वो आपके सामने रखते हैं। इसके बाद आज के दिन की जब बात हो रही है तो हिस्ट्री ऑफ द डे के अलावा भी आज के दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसी वाक़यात, कुछ ऐसी खबरें मुख्तलिफ हिस्सों से आ रही हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, और प्रोग्राम का आगाज़ आज मकामी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों के साथ करेंगे। और सबसे पहले मशरिक़ वस्ता या मिडल ईस्ट आपको लिए चलते हैं, जहां पर इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने मजीद कार्रवाइयां की हैं और 24 घंटों के दौरान 61 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अलग अलग मकामात पर शहीद हुए हैं। इसकी तस्दीक मकामी हेल्थ अथॉरिटी ने भी कर दी है। और सबसे ख़राब सूरत हाल तब बनी जब इन 61 अफराद में 24, 6 साल या 5 साल की उम्र के बच्चे और 9 सहाफ़ी शामिल हैं जिनको अलग अलग मकामात पर कत्ल किया गया। पूरे गजा शहर पर शदीद किस्म की बमबारी इस वक्त की जा रही है। जिन लोगों की अमवात हुई इसकी तस्दीक मकामी इदारों की जानिब से भी कर दी गई। और 9 लोग जिनमें आयमन अल जिद्दी जो सहाफ़ी थे, इनको भी गजा शहर के अंदर कत्ल किया गया है। फैसल अबू अल कुमसान ये एक रिपोर्टर हैं, मकामी टीवी चैनल के साथ काम कर रहे थे, इनका भी कत्ल इन्हीं 24 घंटों के अंदर हुआ। फादी हुसना ये एडिटर बताए जाते हैं, अल जजीरा के साथ भी इनकी काफ़ी करीबियाँ थी, माजी में काम कर चुके हैं, इस वक्त एक और इदारे के साथ थे, इनका कत्ल हुआ। इब्राहिम शेख अली ये भी मकामी जर्नलिस्ट थे, तस्वीर आपके सामने, इनका भी कत्ल हुआ है। गजा के अंदर होने वाली कार्रवाइयों में ये तमाम लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इब्राहिम शेख अली ये भी सहाफ़ी थे, मोहम्मद अल-लदा ये भी एक चैनल के एडिटर मारे गए हैं। इसके अलावा अहलम नफ्ते अल-तुलैल ये खातून फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट थी और फोटोग्राफ़र थी, जो बीच में आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं कैमरा के साथ। इनकी भी मौत इन 24 घंटों के दौरान हुई है। बशीर अबू शार फ़लस्तीनी सहाफ़ी, मोहम्मद अल-तलमास फ़लस्तीनी सहाफ़ी, और आज सुबह सुबह एक और तस्वीर सामने आई जो इन 24 घंटों में सबसे आखिरी मौत है इन 61 में। ये तस्वीर आपके सामने मोहम्मद बशीर अबू शार की, और इसके बाद अलाउद्दीन फलदहलू की तस्वीर जो आप साथ में देख रहे हैं। 9 सहाफ़ी 61 लोगों में मारे गए हैं जिनकी तस्दीक मकामी अथॉरिटीज़ ने कर दी। और गजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक मकामी इदारों या यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 126 मकामी और गैर मकामी इदारों के साथ काम करने वाले सहाफ़ी अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छा, अगर हम साल 2025 की बात करें तो ये दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि 9 के करीब सहाफ़ी जो है सिर्फ 24 घंटों के दौरान इस फसादज़दा इलाके के अंदर मारे गए हैं। ज़बरदस्त बमबारी की खबरें इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग की तरफ से दी जा रही है, और इस बीच इस वॉर को कवर करते हुए 9 जर्नलिस्ट जो है वो फ़लस्तीन से जिनका ताल्लुक था वो अभी तक मारे जाने की तस्दीक और खबरें जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो सूरत हाल क्या कुछ है गजा फ़लस्तीन के अंदर आपके सामने है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि राहत भरी खबर भी सामने आ रही है, और मामला ना जंग मुआहिदे का है, सीज फायर का है, और इस बीच जो कतर की कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमास की तरफ से ये पेशगी इतला दी जा रही है कि जो मसवदा तैयार किया गया है एग्रीमेंट फॉर गजा सीज फायर जिसको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। हमास की तरफ से उस ड्रॉप को तस्लीम कर दिया गया है। बड़ी खबर जो इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग की तरफ से सामने आ रही है कि हमास ने असूली तौर पर उस ड्रॉप को तस्लीम कर दिया है जो कतर की तरफ से तहरीर कर दिया गया था, क्योंकि कतर पिछले कई महीनों से लगातार इस कोशिश में है कि इजराइल और हमास के बीच में एक मुआहिदा तय पाया जाए जिस दौरान ये कत्ल खून और ये जो सूरत हाल है इस पर काबू किया जा सके, और जो बची खुची अमलाक वहाँ पर है और जो लोग हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से महफूज एक राहदारी मिल सके। तो इस बीच इतला ये सामने आ रही है कि कतर की पेशकश कहीं नहीं और कतर की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमास की तरफ से ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करने की बात और उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगा। सीज फायर डील हमास और इजराइल के दरमियान बहुत जल्द होगी, और इस ज़मन में कतर जो एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है वो कह रहे हैं कि बहुत क्लोज, बहुत नज़दीक हम डील के आ चुके हैं। याद रखिएगा कि इस मामले को लेकर अमेरिका, इजिप्ट,
कतर लगातार पिछले कई महीनों से इस कोशिश में है कि ये जो 15 महीनों से मुसलसल एक जंग छिड़ी हुई है जिसमें हजारों लोगों की मौतें आर पार हुई है, कई लोग अभी भी कैप्चर है जिन्हें अगवा किया गया है और वो एक दूसरे के पास है, उनकी रिहाई को भी यकीनी बनाया जाए। 7 अक्टूबर सन 2023 से ये मुसलसल मामला जो है वो चल रहा है और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कतर की जो पेशन गोई थी और कतर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा गया कि क्लोजेस्ट पॉइंट पर मामला जो है वो पहुंच चुका है और किसी भी वक्त ये मामला जो है वो तय हो सकता है। स्टेट प्रेस और दीगर जो जरा ब्लॉग वहां से उनका मानना है कि इजरायली हुकूमत और हमास के बीच में बहुत जल्द एक मुआहिदा हो सकता है जिसमें जो इजराइल के पास कुछ कैदी है उनकी रिहाई और साथ साथ जो हमास के पास इजरायली लोग हैं उनको भी रिहाई को यकीनी बनाया जाएगा। और इस ज़िम्मन में कतर की कोशिश जो है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ से 24 घंटों के दौरान 9 सहाफियों की मौत, मुसलसल बमबारी गजा और आसपास के शहर के अंदर, दूसरी तरफ से कतर समेत कई मुल्कों की जो कोशिश है वो भी कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर शायद इस फसाद ज़दा और जंग ज़दा इलाके के अंदर सुकून मिल सकता है और ये जो खून, ये जो कत्ल, ये जो मामला चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। इस तरीके की उम्मीद जो है वो दुनिया भर के अंदर लगाई जा रही है। ये तो थी बात जनाब फसाद ज़दा इलाके की, जंग ज़दा इलाके की, जहां की सूरत हाल दोनों खबरें हमने आपको सामने रख दी है। लेकिन जरा और आगे बढ़ते हैं, बात एक और इस्लामी मुल्क की करते हैं जिसे आप सऊदी अरब कहते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुल्क से निकलकर सऊदी अरब के अंदर अब नौकरी करेंगे या किसी तरीके का तिजारत करेंगे तो आप होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सऊदी ने अपने वीज़ा रूल्स के अंदर मजीद सख्ती लाने का फैसला ले लिया है। वर्क वीज़ा रूल्स के अंदर मजीद सख्ती लाई गई है, इसे मजीद टाइट कर दिया गया है और यह सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि स्किल यानी जिनके पास कोई हुनर है, जिनके पास कोई बाज़ाब्ता तौर पर डिग्री है, वो लोग ही सऊदी के अंदर आकर अपना रोजगार करें, अपना दिन भर का काम जो है वो कर सकते हैं। और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर वजारत मेहनत की तरफ से रूल्स एंड बायलाइन जो है वो जारी कर दी गई है और वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजीद सख्त कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी वर्क वीजा हासिल करने से पहले अब वेरिफिकेशन लाजमी करार दे दी गई है। जो भी एजेंसियां एचआर का काम वहां पर करती है उन्हें कहा गया है कि तकरीबन 3 माह पहले वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें और जब ये वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तब जाकर वजारत को ये भेजी जाए कि अब इसके लिए वर्क वीजा जो है वो जारी किया जा सकता है। जनवरी 14 तारीख से इस नए हुक्मनामे का इतलाक पूरे सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। वर्क वीजा मजीद सख्त कर दिया गया है और यह इतला हमारे पास है कि सिर्फ इंडिया के लिए इस वर्क वीजे को सख्त करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। अब ये मामला क्यों है इतना? इतलात और खबरें ये बता रही है कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई बाशिंदा वहां पर काम कर रहा है, चाहे वो स्किल है नॉन स्किल है, तो बांग्लादेश के बाद भारत के शहरी सबसे ज्यादा वहां पर आपको दिखेंगे और यही वजह है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2024 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 2.4 मिलियन भारतीय जो है वो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, जिनमें 1.64 मिलियन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और 7,85,000 के करीब डोमेस्टिक वर्कर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त काम कर रहे हैं। इंडियन वर्कर्स जो इंतहाई अहम रोल निभा रहे हैं सऊदी हुकूमत के अंदर, लेबर मार्केट के अंदर, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये पैदा हुई है कि अब उनके वर्क वीज़ा परमिट को या अकामा को दोबारा से लेने के लिए एक नई हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है और जनवरी 14 से इसका इतलाक पूरे सऊदी अरब के अंदर होगा और स्पेशली ये गाइडलाइन जो है वो भारत के लिए दे दी गई है। तो याद रखिएगा, अगर आपने सऊदी अरब हुकूमत के लिए जाना है तो अपने एचआर डिपार्टमेंट, अपनी कंपनियों से वो तमाम ज़ाब्ते पहले देख लें और उसके बाद ही आगे का सफ़र आप बढ़ाएं।
ये तो थी बात जनाब, अहम तरीन 3 खबरें जो हमने आपके सामने रख दी। लेकिन जरा मौसम के मिजाज की भी खबर आपको बताते चले, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बल्कि दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। ताम अबतर सूरत हाल इस वक्त नई दिल्ली के अंदर है, जहां पर हवाई और राब्ता सड़कें जो है या ट्रेन सर्विसेज जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। अभी तक की मौसूला इतलात और खबरों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर सुबह के वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। दिल्ली एनसीआर में हद निगाह बहुत कम है, विजिबिलिटी जीरो बहुत सारे इलाकों में है और सुबह के वक्त इसी वजह से कई परवाजें और ट्रेनें मंसूख करनी पड़ी हैं। 20 रियासतों में कोहरे से सुबह सुबह मुश्किलात या सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं और पहले से अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। 8 और 8:30 बजे के आसपास भी सूरत हाल क्या दिल्ली और एनसीआर या मुख्तलिफ इलाकों में आसपास हैं, वो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हिसाब से सुबह गाड़ी या फिर ट्रेन चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में तमाम वो लोग जिन्होंने आज ट्रैवलिंग प्लान बनाया था, आज की टिकट्स ले रखी थी, उनके लिए भी सुबह सुबह इंतजामिया की जानिब से कहा गया। 5:30 बजे के बाद की जो सूरत हाल थी दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैक्सिमम लोगों ने डिफरेंट स्टेट्स के लिए निकलना था और जो नॉर्थ इंडिया की तरफ भी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी जाना चाह रहे थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब था, 332 के आसपास। 8 बजे था, 8:15 के आसपास भी 325, 326 के आसपास था, जिसका मतलब यह है कि विजिबिलिटी बहुत कम या फिर इतनी कम कि परवाजें सुबह सुबह उड़ान नहीं भर सकती। इसलिए सुबह सुबह तमाम लोगों से कहा गया कि सोच समझकर अपने उन तमाम जो एयरलाइन कंपनीज हैं जिनकी आपने टिकट्स खरीद रखी हैं, आज आप सफ़र का प्लान बनाए हुए थे, ट्रैवलिंग प्लान आज था, तो अगर किसी तरीके से प्लान आज मुतासिर हो रहा है, फौरी तौर कंसर्न्ड अथॉरिटी से या जिनसे आपने टिकट ले रखा है एयरलाइन कंपनी से आप राब्ता भी करेंगे। सारे पैसेंजर से एयरलाइन जो कंसर्न्ड आपकी है, अपडेटेड फ्लाइट ऑपरेशन, क्योंकि सुबह की परवाज मंसूख होना या कैंसिल होने का मतलब यह है कि शायद फ्लाइट डिले चले। 10 या 10:30, 11 बजे के आसपास हल्की सी धूप खिले, सूरत हाल बेहतर हो, रोशनी थोड़ी सी दिखे और उसके बाद कम से कम यह है कि चूंकि आज भी कहा गया था कि शाम के वक्त दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, उससे पहले थोड़ा सा अगर हद निगाह बेहतर होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता है, तो उससे बहुत हद तक चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन सुबह के वक्त में जो ट्रेनें जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ जानी थी या दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ आनी थी, तमाम ट्रेनें इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिर हुई हैं बुरी तरीके से और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धुंध, शदीद किस्म का कोहरा इस वक्त तमाम सरगर्मियों को मुतासिर कर रहा है, अपनी लपेट में ले रहा है। और इनिशियल जो डिटेल्स हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आसपास के हिस्सों में जिन फ्लाइट्स को सुबह सुबह डिले किया गया या सुबह की परवाजें जो मंसूख हुई हैं, वो फ्लाइट ऑपरेशन 10 बजे के बाद या 10 बजे के करीब जाते जाते दोबारा से शुरू हो। लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान जितनी भी परवाजों ने दिल्ली के इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी, वो सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना नहीं हो सकी। खराब कैटेगरी में आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो चला गया है, जिसका मतलब यह है कि आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गाड़ियां चलाना भी मुश्किल था। और अभी थोड़ी देर पहले जो मकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और तस्वीरें बता रही हैं कि 50 मीटर की दूरी पर भी जो ड्राइवर्स गाड़ियां सुबह सुबह चला रहे हैं उनका देख पाना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि सुबह जो ज़रूरी सप्लाई है, अशिया ज़रूरिया दिल्ली के मुख्तलिफ मंडियों से, बाजारों से निकलकर मुल्क के बाकी स्टेट्स में और शुमारी भारत में आती है, जिसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब भी शामिल है। शदीद धुंध ने उन तमाम सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। चलिए जनाब, ये तो बात थी दिल्ली की। जरा बात अब जम्मू कश्मीर की भी आपको बताते चले, क्योंकि मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशगी इत्तला सामने आई है और जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज के हवाले से खबर यह है कि एक बार फिर मगरबी हवाओं का असर आज देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कल आपको बालाई इलाकों के अंदर, कल सुबह सुबह आपको बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक हल्की सी बर्फबारी का आगाज हो सकता है कई मकामात पर बालाई इलाकों के अंदर, और मुसलसल रात का दर्जा हरारत जो वादी कश्मीर का है वो मनफी चल रहा है। पिछले 1.5 महीने से, आप पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है जब आप देख रहे हैं कि दर्जा हरारत जो वो मनफी जा रहा है, -4, -5, श्रीनगर के अंदर -8 तक तो भी देखा गया। और इसी तरीके से पहलगाम, गुलमर्ग और दीगर मकामात पर भी दर्जा हरारत जो वो मनफी चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 16 तारीख की सुबह यानी रात 15 होगी, सुबह 16 होगी, तो आप
आपको कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी दिख सकती है। इस बीच 17 से 19 तारीख तक मतला आबार आलूद रहेगा, कहीं पर भी किसी बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। 20 और 21 तारीख की भी सूरत हाल इसी तरीके की रहेगी, लेकिन 21 की शाम को कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। इस बीच रियासती महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी है उन लोगों के लिए जो टूरिस्ट है, सयाह है या ट्रेवलर्स है, जो सफर करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके लिए यह साफ कर दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो वक्तन फवक्तन ट्रैवल एडवाइजरी आपके पास आएगी उस पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो और किसी भी तरीके से उन एडवाइजरियों को नजरअंदाज ना करें। तो ये थी मौसम के मिजाज की बात जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि क्या कुछ श्रीनगर के अंदर है। ताहम सुबह कश्मीर की सूरत हाल ये है कि थोड़ी बहुत धूप हल्की हल्की सुबह निकलना शुरू हो गई है। जो विजिबिलिटी बहुत कम थी वो क्लियर है, धुंध बहुत कम है, लेकिन जम्मू सूरत हाल कल पिछले 2 दिन के मुकाबले में कदरे बेहतर है, हद निगाह भी बेहतर हो गई है और जो यकबस्ता हवाएं सुबह चल रही थी उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। चलिए इससे पहले ब्रेक पे जाएं, जरा एक खबर आपको उत्तर प्रदेश से भी बताते चले। प्रयागराज में जहां पर 12 से 13 बरसों का तवील मुद्दत का इंतजार खत्म होने के बाद महाकुंभ मेले का आगाज हो चुका है और आज तीसरे दिन में ये मेला इस वक्त दाखिल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक नए किस्म का रिकॉर्ड प्रयागराज के अंदर बन रहा है। महाकुंभ मेले में पहले 2 दिनों के दौरान जहां पर अब तक 2 रोज के अंदर 3.5 करोड़ के आसपास अकीदतमंद गंगा के अंदर डुबकी लगा चुके हैं और नागा साधु सबसे ज्यादातर अखाड़ों की जो इस वक्त भी क़यादत कर रहे हैं। अमृत स्नान भी आज फिर से चूंकि पहले ही शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और ऐसे में 3 दिनों के अंदर करोड़ों लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, जिनमें गैर मकामी अफराद भी शामिल हैं, भारत की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज से तमाम लोग इस वक्त प्रयागराज की तरफ, जिन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला था वो गामजन है और जो गए वो वहां से डुबकी लगाने के बाद वापस निकल रहे हैं। लेकिन महाकुंभ मेला 2025 का पहला अमृत स्नान जो 13 जनवरी को मकर संक्रांति के रोज प्रयागराज के संगम में किया गया, जिसमें 10 मिलियन से ज्यादा अकीदतमंदों ने मुकद्दस गुस्ल किया और इसके बाद आप देखेंगे तो महाकुंभ मेले का पहला अमृत स्नान जिसका लगातार चूंकि ये 72 घंटे जो गुजरे हैं 13, 14 और आज जब 15 जनवरी की सुबह आपको खबर बता रहे हैं तो कल मकर संक्रांति में कि दिन पूरा दिन सबसे ज्यादा 1.25 करोड़ के आसपास अकीदतमंद दूसरे दिन अलग अलग मकामात से जो यहाँ पहुंचे थे, जिनने डुबकी लगाई। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में नहाकर अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की एक कोशिश या एक कदीम रिवायत है। और तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि गैर मुल्की अकीदतमंदों ने भी इस रूहानी प्रोग्राम में या मेले में शिरकत किया और कर रहे हैं। और इतलात ये भी हैं कि भजन गाते हुए हजारों लोग मुख्तलिफ जगहों से ग्रुप्स बनाकर अलग अलग रियासतों से इस वक्त भी रमा दवा हैं जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस तारीख साज मौके पर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर पहले से हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने, सिविल इंतजामिया ने, कमांडोज की जहां पर खिदमात हासिल कर रखी हैं, हुकूमती सतह पर बड़े इकदाम हैं, खाने पीने रहने की सारे इंतजामात और हुकूमत भी कुछ एक जगहों पर आदादोशुमार या आंकड़े देखकर चौंक गई है क्योंकि जिस हिसाब की तैयारी थी अनएक्सपेक्टेड नंबर पहले 2 दिनों के अंदर अभी तक सामने आया। और ये मेला न सिर्फ रूहानियत का एक अजीम इज्तिमा है बल्कि हिंदुस्तानी सकाफत की भी अक्कास करता है। ऐसे में दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों, यूरोप से बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ मेले में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। पहले और दूसरे दिन जहां पर शाही स्नान हुआ है उस दिन वो काफी मसरूफ नजर आए और आज तीसरा दिन है। अब तक के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास लोग जो गंगा में, सरस्वती में या यमुना के अंदर डुबकी लगा चुके हैं। और मेला जो 1 महीने तक जारी रहना है, जिसकी शुरुआत 13 तारीख को हुई थी, लेकिन मकर संक्रांति से अब तक यानी कल का पूरा दिन और आज सुबह तक सबसे ज्यादा सरगर्मियां देखी गई हैं। शदीद किस्म की ठंड, हल्की सी बारिश का भी इम्कान आज महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेडिक्ट किया है शुमाली भारत के बाकी हिस्सों के साथ, लेकिन इसका कोई असर रूहानियत पर और ये जो मजहबी जोशो जज्बा है उस पर देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए 9 बज गए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो आपको दीगर खबरों की तरफ भी लिए चलेंगे। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इदारों की जानिब से इकदामात और राजौरी भी आपको लिए चलना है जहां से अपडेट आ रही है। कल तक अमवात का सिलसिला जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, मजीद वहां पर अमवात हुई हैं, इस ताल्लुक से बात करेंगे और आज दिन भर होने वाली सरगर्मियां और साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू और श्रीनगर शहर को लेकर
पार्किंग के हवाले से सरकार का एक और नया मंसूबा, नया प्लान तरतीब दिया जा रहा है। इस ताल्लुक से बात करेंगे दो बड़े शहरों के और साथ साथ दीगर कुछ रिपोर्ट्स और आदाद-ओ-शुमार ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जी के में आपका इस्तकबाल। बढ़ते हैं आगे, बात मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख की करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर की दीगर कुछ अहम तरीन ख़बरें और मालूमात आपके सामने रखनी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर गुज़श्ता 12 घंटों में बिल्कुल भी अच्छी खबरें ख़ास तौर से करगिल से नहीं आई, जहां पर एक अलमनाक सड़क हादसे में 5 शहरियों की जान चली गई और इनमें 3 गैर मकामी जबकि 2 मकामी लोग थे। 7 में से 2 लोग शदीद तौर ज़ख्मी हैं जो अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। यह हादसा इतलात के मुताबिक शिलिकचे बाईपास के करीब पेश आया, जहाँ पर करगिल के इस इलाके के अंदर एक स्कॉर्पियो और एक टिप्पर के दरमियान जोरदार तसादुम हुआ, टकराव हुआ और गाड़ियां आपस में टकराने के बाद एक गहरी खाई में जा गिरती हैं। कंट्रोल से बाहर दोनों तरफ से ड्राइवर से गाड़ियां हो जाती हैं, स्कॉर्पियो भी और साथ साथ ट्रक भी जो टिप्पर जा रहा था। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। 7 लोगों को जिनको अस्पताल पहुंचाया गया उनमें से 2 लोग शदीद तौर जख्मी हैं और जिन लोगों की अमवात हुई हैं मोहम्मद हसन, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक सकपा के रहने वाले हैं लद्दाख के, लियाकत अली जो लद्दाख के रहने वाले हैं चौस्कोर के, और मोहम्मद इब्राहिम जो कि बडगाम जो करगिल का हिस्सा है वहाँ के रहने वाले हैं, और स्कॉर्पियो जो उत्तर प्रदेश नंबर की बताई जाती है 1150 इसका नंबर, और टिप्पर जो जम्मू कश्मीर नंबर था, जिनमें आमने सामने ज़बरदस्त तसादुम हुआ है और ओवर स्पीडिंग भी हादसे की वजह अभी तक जो डिटेल्स हैं बताई जा रही हैं। और 2 लोग जिनकी मौत हुई है जिनका ताल्लुक जो स्कॉर्पियो में बैठे थे जो उत्तर प्रदेश से थे, इसकी भी तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस हादसे के बाद
कई अहम शख्सियात, जिनमें लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के जो सरबराह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, उनकी जानिब से भी दुख और अफसोस का इजहार इस अलमनाक हादसे पर किया गया है और मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत भी किया गया है। 3 मकामी शहरी, 2 गैर मकामी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे और ये भी बताया जाता है कि हादसे के तकरीबन 40 मिनट के बाद करगिल पुलिस को इतला मिलती है, क्योंकि इस इलाके के अंदर जब हादसा हुआ था तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। पहाड़ी सिलसिला है, मुश्किल तरीन इलाका है। तसादुम के बाद दोनों गाड़ियां लुढ़क कर सड़क से नीचे खाई में जा गिरती हैं, जिसके बाद ऑपरेशन मकामी पुलिस ने इतला मिलने के बाद शुरू किया। फौज की मदद ली गई, मकामी लोगों का साथ लिया गया और 3 लोग जो मकामी और 2 गैर मकामी 7 अफराद में से जान गंवा चुके थे। 2 लोग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशन अनस्टेबल है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। चलिए जनाब, ये तो थी खबर लद्दाख की, जहां पर सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है और लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के सीईसी डॉक्टर जाफर आखून ने इस सदमे पर इजहार अफसोस भी किया है और लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत जहाँ एक तरफ से किया, वहीं पर बर वक्त कार्रवाई जो की गई है वो पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से की गई है, जिसके बाद ये सूरत हाल सामने आई कि स्कॉर्पियो और टिपर के दरमियान, स्कॉर्पियो UP 7981150 जिसका नंबर था और टिपर जो JK02AD 5118 जो था, ये आपस में टकराया है, जिसके बाद ये सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया। ताहम बड़ी बात ये है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन पार्ट को आगे कर लिया है और देखा जा रहा है कि आखिर ये मामला किस तरीके से पेश आया, क्या तेज़ रफ्तारी का मामला था या कुछ और था। पुलिस अपने एंगल से इसकी तहकीकात भी कर रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा सरहदी ज़िला राजौरी की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सरहदी ज़िला राजौरी की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के गांव के अंदर अमवात का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले 3 दिन से लगातार हम इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और आज जब हम आपके सामने आ रहे हैं तो मजीद अमवात हुई हैं और इस तरीके से मरने वालों की तादाद अब 14 तक हो गई है। अगर आप सिर्फ 2 महीने का फिगर देखेंगे, दिसंबर का महीने को खंगालेंगे, जनवरी के आज तक आएंगे तो अब तक 14 लोगों की मौत हुई है और सरहदी ज़िला राजौरी का ये पूरा गाँव है जो इस वक्त इंतहाई दुख के आलम है। बढ़ल गांव इसका नाम है, जो सरहद के बिल्कुल पास भी है, लेकिन माना जा रहा है कि 14 दिसंबर सन 2024 को जहां पहला विक्टिम सामने आया, मौत वाक़या हुई, उसके फ़ौरन बाद सूरत हाल ये बनी कि बैक टू बैक मौतें हुई, बच्चों की मौत हुई, बड़ों की मौत हुई और अब तक 14 लोगों की मौत वहां पर हुई है। कल 6 साला बच्ची लुक्मे अजल हुई है और अब ये माना जा रहा है कि एक मखसूस किस्म की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया कि न्यूरोटॉक्सिन पाया गया जी सैंपल्स के अंदर और ये कहा जा रहा है कि ये न्यूरोटॉक्सिन जो होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है जी, जो आपका नर्व टिश्यू है इसको ख़त्म करने के लिए, और ये 2 तरह से बनता है, यह नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। यानी जहर ये बड़ा ख़तरनाक है, ये नेचुरल भी होता है जो जड़ी बूटियों में, खाने पीने की अशिया में कहीं पर भी आपको मिल सकता है और अगर ये खा लिया तो आपको नुकसान होगा, या दूसरा इसे बनाया जाता है और इसको फूड, ड्रग और दीगर एनवायरनमेंट में डालकर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी तक एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद इस तरीके का आसार जो है वो दिख सकता है। ताहम रियासती हेल्थ डिपार्टमेंट और वजारत हेल्थ इस पूरे मामले पर संजीदा है, मजीद टीमों को वहाँ पर भेज दिया गया है और कल ही हमने देखा कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी अचल जुलू की सरबराही में भी एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसमें इस मामले पर तबादले ख्याल किया गया। 6 साला बेटी कल लुक्मे अजल हुई है, मिस्टीरियस डेथ उसकी बडल इलाके के अंदर हुई है। कोटरंका सब डिवीजन का यह राजौरी का इलाका है और 14 दिसंबर सन 2024 से बैक टू बैक अमवात का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है और रात देर गए एक और लड़की की मौत हुई है। PGI चंडीगढ़, NCDS, एम्स दिल्ली की टीमें ऑलरेडी यहाँ पर पहुंची हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की टीम यहाँ पर है। अब देखना होगा कि तमाम टीमों के बीच पुलिस भी अपने तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन अभी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, अपडेट करें जी। कल भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो सारा क्लूलेस था, सिर्फ ये पता था कि टीमें वहां पर है, लेकिन इस बीच एक और मौत वहां पर हुई और कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत इन 20-22 दिनों के अंदर होना एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हो क्या रहा है और ये स्पेसिफिक वही 2-3 घर है जिनके अंदर ये मौत हो रही है, बाकी गांव की सूरत हाल क्या है? क्योंकि कल आप पूरे दिन उन लोगों के साथ राब्ते में है, क्या माहौल है वहां पर, कितना दहशत है, क्या खौफ है?
बिल्कुल दहशत तो देखने को मिल ही रही है, लोगों के अंदर खौफ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक मरने वालों की तादाद में 14 तक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। और उसके बाद कल डायरेक्टर हेल्थ ने भी इस इलाके का दौरा किया, जम्मू डायरेक्टर हेल्थ ने भी दौरा किया और वहाँ भी उन्होंने डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग भी की है, मगर अभी तक भी कोई ऐसी चीज निकल कर सामने नहीं आ रही है। मगर एक जराये के हवाले से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो कोई ऐसा पॉइजन हो सकता है जो दिया गया हो या दिया जा रहा हो या खुद बना न्यूरोटॉक्सिन जैसी बात सामने आ रही है, मगर अभी तक ऐसी कोई चीज निकल कर सामने नहीं आई। मगर आज वही आला सतह टीमें मजीद आज दिल्ली से भी पहुंचने वाली है और हमारे पास जो खबर आ रही है कि इसमें कमिश्नर भी यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि कल से पुलिस की तहकीकाती टीम भी शुरू कर देगी, क्योंकि वो मुस्लिम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल जहां आखिरी रस्मात अदा की जा रही थी कुछ लोगों की, तो उस वक्त लोगों की तरफ से सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरी मौतों की वजह क्यों नहीं सामने आ रही है। ये लोगों के अंदर काफी गुस्सा कल से देखा जा रहा था और आज भी कुछ टीमें और मजीद वहां पहुंचने वाली है। जी गौर, ये जो टीम जा रही है इसमें महकमा सेहत के सिर्फ नुमाइंदे होंगे, बाकी टीमों को भी है, लैब से कुछ माहिरीन जा सकते हैं, क्या कंफर्मेशन है? अच्छा, बिल्कुल, इसमें लैब से भी कुछ माहिरीन जो दिल्ली से लाए जा रहे हैं इस बार, क्योंकि इससे पहले हमने देखा पहले भी दिल्ली से एम्स से टीमें आई थी, बाहर से टीमें आई थी, मगर इस बार फिर दोबारा एक बार लाई जा रही है। क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि ये एक ऐसी चीज देखने को मिली 7 दिसंबर और 13 दिसंबर को 2 मामले सामने आए और उसके बाद एकदम बिल्कुल खामोशी और तकरीबन 35 दिन के बाद फिर दोबारा 2 मामले एक साथ देखने को मिले। और पहले हमने देखा उन मामलों में भी मौत का सिलसिला लगातार और बच्चों की मौत हुई और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। और उसके बाद लगातार अगर माहिरीन डॉक्टर की टीमें भी यहाँ लाई की और लैब्स भी यहाँ लाई की, मगर कुछ सामने नहीं आया। मगर इस बार दोबारा जो दिल्ली से भी कुछ टीमें लाई जा रही हैं जो लैब्स की हैं और माहिरीन डॉक्टर भी हैं, उनको भी देखा जाएगा। और ये हमारे जराये हमें बता रहे कि आज कमिश्नर भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि कल यहाँ डायरेक्टर हेल्थ भी पहुंचे हुए थे। मगर चीजें बहुत सारी अब देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो खबर ये सामने आ रही है कि जितनी भी रिपोर्ट्स इनकी आई हैं उनमें से कुछ किसी में भी कुछ नहीं पाया गया। ये एक तशवीश की जरूर बात है। इसको देखते हुए आगे किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से भी अब इसमें तहकीकात का दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जराये हमें ये भी अच्छा जमशीद मलिक, ये भी कहा जा रहा है कि जिन घरों के अंदर मौत हुई है उनके पास कोई ज्यादा जमीन जायदाद वाला मामला नहीं है, कोई वो ज्यादा हाईफाई लोग भी नहीं है जिनके पास बहुत सारा पैसा हो तो उस वजह से कोई रस्साकशी चल रही हो, ऐसा भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। एक तो पहलू ये भी सामने अभी तक आ रहा है। दूसरा पहलू अब ये भी है कि साइंटिफिक तौर पर डॉक्टर्स वहां पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इंतजामिया वहां पर अलर्ट पर दिख रही है पिछले 2-3 दिन से, और स्पेशली जब कल से हमने कंटिन्यूसली 3 दिन से खबर ले रहे हैं तो और ज्यादा इनपुट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जा रहा है। और इस वजह से कल भी हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली है। लेकिन अब लोग इसको और भी कहीं जोड़ रहे हैं, टोटके ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं और ज्यादा आगे पीछे देखा जा रहा है। तो मेरा मतलब है कि कुल मिलाकर क्योस कंफ्यूजन अभी भी है इस इलाके के अंदर। और बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूजन इस वजह से है कि लोगों का ये मानना है कि अगर इस बारे में डॉक्टरों को आज तक पता नहीं चल पाया तो वो क्या चीज है जिस कारण लोगों की मौत हो रही है, उसको लेके अब कई चीजें सामने आ रही हैं। जैसे वहाँ के मकामी या कुछ लोगों की तरफ से टोटके भी जोड़े जा रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ कुछ इस तरह की खबरें भी, अजीब सी खबरें भी निकलकर सामने आती रही हैं। मगर अभी तक हम इसमें ये कहें कि कुछ ऐसी चीज तो सामने निकलकर आई नहीं है। मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जराये जो हमें जरूर बताया कि कल एक मीटिंग के अंदर जब डायरेक्टर हेल्थ ने मीटिंग की, उसके साथ कुछ दिल्ली से माहिर डॉक्टर उस मीटिंग के अंदर भी शामिल हुए थे, जो ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन भी की थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि टॉक्सिन हो सकता है इसमें, क्योंकि जो इनकी रिपोर्ट्स दी हैं रिपोर्ट्स में से कोई चीज ऐसी नहीं पाई गई है जिस कारण इनकी मौत होती है। और मैंने कल एक डॉक्टर से बात की है, उन्होंने ये भी कहा कि टॉक्सिन की एक चीज ये भी होती है कि वो ब्रेन पर आहिस्ता 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 करके अटैक करता है, जिसके कारण स्लो पॉइजन की तरह इनकी मौत हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। मगर ऐसे ही मैंने उनसे ये भी पूछा है कि क्यों अगर पोस्टमार्टम के बीच में रिपोर्ट आई है तो उनके अंदर ऐसी चीजें क्यों नहीं पाई। मगर अभी तक और सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि कुछ ऐसी चीज निकलकर सामने नहीं आ रही है। ना इन लोगों के पास जमीन जायदाद इतनी ज्यादा है और ना ही इन लोगों के किसी के साथ कोई रंजिश इस तरह का भी कोई मामला निकलकर इस इलाके से सामने नहीं आया। ना कोई बड़े ज्यादा हाई फाई लोग हैं या इनके साथ किसी की रंजिशें हो, ऐसी भी कोई चीज निकलकर सामने अभी तक नहीं आई। मगर बड़ा सवाल बार बार एक ही कि आखिर किस कारण इनकी मौतें होती हैं। अच्छा जमशीद, आज जब टीम जाएगी, अंदाजा लगाना, हकाइक का पता लगाना, दोनों में एक वाज़ेह फर्क होता है।
बातें हम दाएं बाएं या खदशात जिनका इजहार किया जा रहा है ये तो सुन और देख रहे हैं, लेकिन जो टीम जाएगी क्या वो किसी तरह के सैंपल कलेक्ट करेगी? कोई इस तरह का अमल आज होना है? और दूसरा, क्या इस बात का कोई पता लगाया जाएगा गहराई के साथ कि अगर पुलिस ने कोई ज्यादा काम नहीं किया तो हेल्थ अथॉरिटीज का क्या रोल है? 43 दिनों के अंदर अगर किसी का पोस्टमार्टम हुआ तो वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, उसका कोई पता किसी के पास है क्या? वो भी हासिल करने की कोशिश होगी आज जब माहिरीन की टीम इलाके में पहुंचेगी। और क्या टीम सिर्फ हेडक्वार्टर तक जाएगी या मुतासरा गांव तक पहुंचनी है? सिर्फ टीम ने मुतासरा गांव तक पहुंचना है, सबसे पहले वहां पहुंचना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कल से ही बहुत ज्यादा एक्टिविटीज उसके अंदर देखने को मिल रही है। और दूसरी चीजें इसमें बहुत सारी और भी इसमें देखने को मिली है। टीम जो आएगी ये सैंपलिंग करेगी इस इलाके की, इससे पहले भी पूरे इलाके की सैंपलिंग की गई थी। और उसके बाद साथ साथ एक चीज मैं आज आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह कल की मीटिंग के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं खबर, कि उसमें एक बार एक चीज जरूर जोर दिया गया है, वो दिया गया है पुलिस की तरफ के, पुलिस भी इसमें कोई पेशरफ तेजी से करे। क्योंकि कल से हम सोशल मीडिया पर भी कुछ देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर कल हम पढ़ रहे थे, यहाँ डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, यहाँ अच्छे खासी तहकीकात की जरूरत है जो पुलिस की तरफ से की जाए। ऐसी चीजें भी लोगों की तरफ से लिखी जा रही हैं, क्योंकि बड़ी चीजें बहुत सारी हैं। अगर कोई वायरस ऐसा होता आसिफ, तो वो वायरस पहले 7 तारीख और 13 तारीख के बाद फिर लापता, फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। क्योंकि इस तरह डॉक्टर माहिरीन से हमने बात की है, डॉक्टरों का ये मानना है कि वायरस इस तरह नहीं हो सकता कि पहले आए और उसके बाद वायरस ना नजर आए फिर दोबारा वायरस आए। इससे ये मान के चल सकते हैं कि या तो कोई नेचुरल तरीके से इन लोगों के यहाँ कोई ऐसा पॉइजन बन रहा है जिससे इनकी मौत हो रही है, या इसके पीछे कोई साजिश है। इस तरह की चीजें भी लोगों की तरफ से तफसीलात फराहम करने के लिए। बहरहाल मामला ये है कि 43 से 44 दिन या फिर इन पिछले 50 दिनों के दौरान ही ये सारी अमवात हुई हैं। एक और बच्ची 6 साल के आसपास उम्र, और इस तरीके से तादाद 13 तक पहुंच गई है। और जो लोग भी अस्पतालों में हैं उनका भी कहा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो जीएमसी के अंदर हैं, अनस्टेबल हैं। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल ने भी इसकी तस्दीक की है। यहाँ तक कि डॉक्टरों की तरफ से इस मामले में भी हाथ खड़े किए गए कि जो लोग बीमार हो रहे हैं, किसी की तबीयत अगर खराब होती है, अस्पताल पहुंच रहा है, तो पहले 2-3 घंटों के अंदर मालूम ही नहीं होता है किसी को फीवर है, किसी को बुखार है, कोई दर्द है, कोई और चीज़ है। ये सारा अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इतना वक्त लग गया है। ना रिपोर्ट्स में अभी तक कुछ मुशाहिदा किया जा सका और ना ही माहिरीन किसी नतीजे पर पहुंच सके। बहरहाल दिन में जो सारी सरगर्मियां रहेंगी, जब टीम पहुंचेगी तो लगातार आपको अपडेट किया जाएगा और एक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट और प्रोग्राम भी आप तक पहुंचाने की कोशिश इस इलाके से करेंगे कि जो मकामी लोग हैं जो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ पर आप कल या परसों ज़रूर इसमें मुकम्मल प्रोग्राम देखेंगे और टीम के हाथ क्या लगा, जो माहिरीन की टीम आज पहुंच रही है उस ताल्लुक से भी मुकम्मल तफसीलात और बात आगे चलकर ज़रूर करेंगे। लेकिन अब ज़रा 2 बड़े शहरों की बात करते हैं, श्रीनगर और जम्मू। एक ऐसा प्लान जो साल 2016 और 17 में बना था, पूरे मुल्क के अंदर 100 बड़े शहरों का या स्मार्ट सिटीज़ का मंसूबा जब बनाया गया था तो उसमें जम्मू और श्रीनगर भी शामिल किया गया था। टॉप 100 शहरों की लिस्ट में 2 बड़े शहर थे। 2017-18 के बाद मुतअद्दिद काम हुए, कुछ काम जो डेडलाइंस को पार करते चले गए, लेकिन इन सब के बीच में वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे कामों को मुकम्मल किया गया। 2025 में कदम रखते हुए कुछ और मुसीबतें जिनको दूर करने के लिए मजीद प्लान तरतीब दिए गए हैं, बड़े मंसूबे पाइपलाइन में। उनमें से एक ये भी कि जो गैर ज़रूरी ट्रैफिक है या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आए दिन मुश्किलात रहती हैं पार्किंग के हवाले से, जिसमें मुश्किलात हैं श्रीनगर और जम्मू के अंदर, जहां कई ऐसे मकामात हैं पार्किंग स्लॉट्स ना होना एक बड़ी मुसीबत इस वक्त थी। लेकिन इन सब के बीच में बाज़ाब्ता तौर पर मल्टी लेवल पार्किंग स्लॉट्स बने श्रीनगर और जम्मू के अंदर। इसके लिए एक कसीर सतही पार्किंग की तजवीज़ इंतज़ामिया के सामने है। अब जब ये प्रपोजल है, जब रिकमेंडेशंस हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जाएंगी, अफसरान की कमेटी तश्कील देकर वो रिपोर्ट या जो सिफारिशात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे के सामने रखेगी, तो जम्मू और श्रीनगर शहर के अंदर कसीर सतही पार्किंग के इस मंसूबे या इस तजवीज़ के बाद जब इसको हतमी मंजूरी दे दी जाएगी तो क्या वो मुश्किलात मुसीबत दूर होंगी जो पार्किंग या इस वक्त ट्रैफिक के हवाले से हैं, ख़ास तौर से जो बड़े जंक्शंस हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इंतज़ामिया के मुताबिक तवज्जो इस मंसूबे पर रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिशात
इन स्लॉट्स या पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग के हवाले से क्या होंगी, जिसमें जम्मू के अंदर एक मंसूबा तो बना था, जीडी की तरफ से काम शुरू किया गया था, काम हुआ भी, लेकिन अभी भी जो असल में मुसीबत दूर करने वाली बात थी वो दूर नहीं हो सकी। अच्छा जी, बेसिकली कमेटी है सबमिटेड इज रिपोर्ट। ये जो कमेटी बनाई गई थी ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक जम्मू कश्मीर था, कमिश्नर जम्मू एंड श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों थे यहाँ पे, फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को रखा गया था, वाइस चेयरमैन जम्मू एंड श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को रखा गया था। इन्हें ये काम सौंपा गया था कि आपने ये आइडेंटिफाई करनी है साइट्स और एरिया डेवलप करना है पार्किंग के लिए, चाहे वो जम्मू शहर हो या श्रीनगर शहर हो, क्योंकि आपको याद है जम्मू शहर के अंदर भी प्रॉब्लम है, श्रीनगर शहर के अंदर भी प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों शहरों को एक डेवलप किया जाए। और फिर हमने ये भी देखा कि जो जंक्शन जम्मू के हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट जंक्शन है जहां पर सबसे ज्यादा जाम आपको देखने को मिलता है, डेट इज पानामा चौक, रेलवे स्टेशन चौक, इंदिरा चौक, गोल मार्केट चौक, एम्फला चौक, केसी चौक, जिवेल चौक, कैनाल हेड वाला चौक और विक्रम जो विवेकानंद चौक दूसरा चौक है, यहाँ पर सूरत हाल इस तरीके से शोभा कश्मीर की जब आप देखेंगे तो डलगेट चौक से आप शुरू करेंगे, पंथा चौक तक आएंगे, फिर नीचे डाउनटाउन के वाले एरियाज में जाएंगे तो आपको एंटायरली जाम पैक जैम मिलेगा, चाहे करण नगर वाला जो। यही वजह थी कि इसको किस तरीके से हम सही करें ताकि फ्लो मेंटेन रह पाए। और ये कहा गया था कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब ऐसी मकामात है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, क्योंकि शहर श्रीनगर और शहर जम्मू का मामला है जहां पर आवाम को चलने फिरने पर तो काफी दिक्कतें होती हैं, गाड़ियां सड़कों पर रहती है, ट्रैफिक जैम रहता है, इसको किस तरीके से सही किया जाए। शिल्पा, ये जो कमेटी बनाई गई थी, हमारे पास खबर यह है कि कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। अब रिपोर्ट देने के बाद कितना वक्त हो गया है, क्यों ये काम नहीं हो पा रहा है, और अगर काम शुरू हो गया है तो कितना वक्त और लग सकता है इसको कंप्लीट होने में? क्या कुछ इंटरनल डिटेल्स आपके पास है इस पूरी खबर पर? देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि कमेटी गठित की गई, 20 अगस्त 2024 को एक सरकार ने जो है वो कमेटी गठित की ताकि आइडेंटिफाई कर सके एरियाज और साइट जहां पे पार्किंग की व्यवस्था की जाए। देखिए, रिकमेंडेशंस भी कमेटी के द्वारा जो है वो अर्बन और हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दे दी गई है, जहां पर ये तय किया गया है कि जम्मू में जो है वो 2 दर्जन के करीब जो है वो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था जो है, यानी कि पार्किंग एरिया जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे रोड साइड के किनारे और साथ ही साथ कमर्शियल एरियाज के किनारे जो है वो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। देखिए, फेज 1 पर ये बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत जो है इसे रखा गया है, यानी कि मोबिलिटी प्लान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जहां पर वाहनों और जो आम जनता की यानी कि जो आवाजाही है उसको जो है वो इंप्रूव कर सके। तो देखिए, फेज 1 में जो बताया गया है कि एक प्रस्ताव यहां पर रखा गया है कि फेज 1 में जिस प्रकार से डीसी ऑफिस के पास जो है वो पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद महाराजा हरि सिंह के अपोजिट प्रेमनगर जहां पे पार्किंग की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, वहां पर भी पार्किंग जो है वो व्यवस्था वहां पर बनाई जाएगी। और साथ ही साथ फेज 2 में बताया गया है कि विक्रम चौक के पास जो है वो जाबा के पास वहां पर जो है वो पार्किंग बनाई जाएगी, मल्टी लेयर पार्किंग जो है वो रहने वाली है। देखिए, सवाल कई सारे हैं क्योंकि 10 जंक्शन जहां पर पहले भी जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे, क्योंकि ये वो जंक्शन है जहां पे काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है और आम जनता को भी दिक्कत होती है। देखिए, ये जो 10 जंक्शन है इन्हें पहले भी आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन अधिकारियों की अभी तक जो है वो इस पर ध्यान नहीं किया गया है। इस 10 जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जिसमें जिस प्रकार से आपने कहा कि जिवल चौक है, साथ ही साथ कैनाल हड है, इंदिरा चौक है, रेलवे स्टेशन है, साथ ही साथ विवेकानंद चौक है, यानी कि 10 जंक्शन है जहां पर अभी भी यहाँ पर मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि गोल मार्केट में बीते काफी लंबे समय से यहाँ पर जो है वो बताया गया था कि मल्टी लेयर पार्किंग यहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी। और आप देखिए, यहाँ पर जो है वो अलग अलग यहाँ पर जो है वो शेड भी लगाई गई है, यानी कि पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है जमीन को कि यहाँ पे मल्टी लेयर पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन काम अभी तक 0% काम हुआ है, यानी कि 1 भी % वहां पर काम देखने को नहीं मिल रहा है। और इस 10 जंक्शन की जहां पर मल्टी लेयर पार्किंग बनाने की बात कही गई थी, अभी तक वहां पे जो है कि इस पर जो है वो ध्यान नहीं जा रहा है। और इसी को लेकर जब अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर भी गौर जो है वो फरमाया जाएगा, मोबिलिटी सिटी प्लान के तहत जो है वो उसको भी देखा जाएगा और एपएस बजट में जो है उस पर प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो अब देखना होगा जो यानी कि फेज 1 और फेज 2 में जो बात कही गई है कि यहाँ पर मल्टी लेयर पार्किंग बनाई जाएगी, उसके लिए जो यानी कि बजट लगना है, जो पैसा लगना है, वो भी देखना होगा। फिलहाल कॉस्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो 10 जंक्शन है जहां पर सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, आम जनता को परेशानी होती है, वहां पर जो है वो ध्यान जो है वो अधिकारियों का नहीं गया है। और ये बेहद ही अहम मुद्दा है क्योंकि लगातार हैवी ट्रैफिक जो है वो
देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आइडेंटिफाई स्पॉट्स कर दिए गए हैं जहां पर मल्टीलेयर पार्किंग बनाने का फैसला लिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत से उन जंक्शंस को कब तक कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल सबकी नजरें कैपेक्स बजट पर रहेंगी, क्या पैसा आता है नहीं आता है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पाए तक मील तक पहुंचाया जाएगा। ये तो थी बात आने वाले प्रोजेक्ट की, लेकिन उस प्रोजेक्ट की भी बात आपको बताते हैं जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि मामला शहर श्रीनगर को जाज़बे नजर खूबसूरत बनाने का है। मामला वजीर आजम साहब की उस ऐलान का है जिसके तहत यह कहा गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपया सर्व किया गया, शहर को खूबसूरत बनाया गया। लेकिन अब इस खबर का एक और पहलू भी सामने आ रहा है, और यह खबर सामने आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे अफसरों ने माल बहुत कमाया, जिसके बाद कार्रवाइयां भी शुरू हुई है। लेकिन अब दूसरी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि इस अहम तरीन हसास प्रोजेक्ट पर जो काम शुरू किया गया, जिस तरीके से काम शुरू करना था, जो मटेरियल इस्तेमाल करना था, अब उस पर भी सवाल उठ रहा है। स्मार्ट सिटी काम जो है वो इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर आ गया है, और एसीबी की तरफ से 2 प्रिलिमिनरी इंक्वायरियां पीई शुरू कर दी गई हैं, और दोनों इंक्वायरियां तब शुरू कर दी गई जब एविडेंसेस ये पाए गए कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर, और एसीबी ने अपना काम शुरू कर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मेदारों की जो इतलात और खबरें हम तक पहुंची है, उसके मुताबिक पीई यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नंबर 1 जो साल 2025 है, यह पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर के अंदर आई है, जिसके अंदर यह साफ किया गया कि रिलायबल सोर्सेज यानी बहुत ही पुख्ता सोर्सेज से उन तक यह खबर आई है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल यानी जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की खबर है। फिर दिवर स्टोन्स के हवाले से जो खबर आई थी कि दिवर स्टोन्स हमारे पास होती थी जो मजबूत होती थी, उसके बदले किस तरीके से ड्रामा नया रचा गया, उस पर भी सवाल है। फिर पाथवे टाइल्स, जो टाइल्स लगाई गई और सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर बहुत सारी जगहों पर उठी है, फिर वो जो ड्रामा पेंटिंग का किया गया वो क्यों किया गया, उस पर भी सवाल है जी। आयरन ग्रिल्स जो लगाई गई है उस पर सवाल है, और इस तरीके से एक इंक्वायरी इस पर चल रही है। दूसरी इंक्वायरी जो लगाई गई है पीई नंबर 2 साल 2025 पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर के अंदर, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क्स। अब ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क्स कहां पर है जी? फोरशोर रोड जो हमेशा सुर्खियों में रहा है जी, फोरशोर रोड निशात श्रीनगर के वाले पर। फिर साइकिल ट्रैक जो बनाए गए उस पर भी सवाल है, फुटपाथ जो बनाए गए उस पर भी, फुटपाथ फेसिंग डल गेट की और डल लेक की और जो है उस पर सवाल है। फिर विविंग डेक्स जो बनाए गए उस पर सवाल है। निशात से निगीन तक जो सेंट पीएससी सेंटर्स और दीगर चीजें बनाई गई है उन तमाम मामलों पर सवाल है, और यही वजह है कि यहां पर भी एक और इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। याद रखिएगा, इससे कबल 10 जनवरी को एक मैसिव करप्शन स्कैंडल सामने आया जिसकी अक्कासी खुद फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने साफ कर दी, और यह साफ कर दिया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से अफसरशाही ने लूटा खजाने को, और किन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें यह इतला भी है कि मजीद अफसरों को शिकंजे में लिया जाएगा, चाहे वो साबिका है या मौजूदा है। यानी कहीं ना कहीं जो अवाम बता रही थी कि जनाब मामला सही नहीं है, इसकी ओर तवज्जो दे, इसकी ओर तवज्जो दे, वक्त बहुत हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देर से ही सही, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो काम किया जो वादी कश्मीर के अवाम के दिलों की धड़कन थी कि भैया इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि मामला सही नहीं चल रहा है। फेसलिफ्ट के नाम पर शहर श्रीनगर को लालचो घंटाघर तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो इसके आड़ में बहुत बड़ा काम करना था और जिस तरीके से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, अधूरा काम छोड़ा गया, उस पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाज़ाब्ता तौर पर आला अफसरों की टीमें तश्कील दी हैं जो तमाम दफ्तरी रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं, और बहुत जल्द इस मामले में एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे भी एसीबी कर रहा है। इस तरीके की इत्तलात और खबरें हमारे पास है। जो ये खबर आगे बढ़ रही है सोशल मीडिया पर, पुलिस की कार्रवाई, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई पर भी सराहा जा रहा, और अवाम ये उम्मीद लगा रही है कि इसके पीछे जिनके भी हाथ हैं उन हाथों को भी बेनकाब किया जाएगा, जिन चेहरों पर अभी भी पर्दे हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा, ताकि जिस तरीके से सरकारी खजाने को लूटा गया है
वो लूट कहीं ना कहीं रुक जाए और मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल कायम हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी स्मार्ट सिटी को लेकर, जिसको वजीर आजम साहब से लेकर गवर्नर और गवर्नर साहब से लेकर आज के सीएम साहब तक बहुत बार कह चुके हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन कामों पर ही सवाल है क्योंकि शिकायतें बहुत सॉलिड एसीबी के हाथ लगी है। तो 2 अफसरान का नाम पिछले दिनों लिया गया था कि न सिर्फ श्रीनगर बल्कि जम्मू और साथ साथ दिल्ली के अंदर भी उन्होंने अपने असासे बनाए, और जब देखा गया कि इनकी इनकम क्या है तो फिर कहीं ना कहीं उनके तार मंसूबे के साथ जाकर जुड़े। स्मार्ट सिटी मंसूबे में मुबैना तौर घोटाले के अंदर एसीबी की तहकीकात जितनी गहरी होती चली जाएगी, उतने अफसरान और फॉर्मर कई लोगों पर जिनसे हो सकता है सवालात पूछें और गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज कोशिश रहेगी आपकी कॉल्स ली जाएं, डॉक्टर साहब के पास भी चलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, फौरन लौटेंगे तो आप लोगों की बात, कुछ खबरें और खास मेहमान। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जी के में आपका इस्तकबाल। 9:35 हो गए हैं। खास मेहमान की तरफ भी चलेंगे थोड़ी देर में। आप लोगों की जो सवालात हैं, आपकी बात है, वो भी उनसे पूछनी है, बात करनी है। मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है। चूँकि इन दिनों हम मुसलसल आपको खबरें दिखा रहे थे, वालिदैन की शिकायतें आ रही थी कि तालीमी सेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में किताबें अवेलेबल हैं ही नहीं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, जम्मू, दोनों पर सवालात उठे। जम्मू के अंदर थोड़े से कम थे, लेकिन कश्मीर में ज़्यादा शिकायतें आई। इन सब के बीच में एक तकरीब के हाशिए पर यही सवाल श्रीनगर के अंदर जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जी नीतू साहब से पूछे गए, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि महकमा पहले से या अथॉरिटीज़ पहले से प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन अचानक से जब सेशन का आगाज़ हुआ या अनाउंसमेंट कर दी गई कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से, तो थोड़ी सी मुश्किलात आई क्योंकि जल्दबाजी में काम करना था। और इन सब के बीच में 31 जनवरी से पहले उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम किताबें जिनके हवाले से शिकायतें हैं कि कम मार्केट्स में हैं, वो दस्तयाब कराई जाएंगी। ये कोशिश उनकी तरफ से है। 24 घंटे उनके मुताबिक जितने भी पेरेंट्स की शिकायतें, चाहे वो प्राइवेट इदारों के हवाले से हों या किताबों के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से आ रही हों, जो भी बच्चों को मुश्किलात हैं, उस हवाले से डॉक्टर जी नीतू के मुताबिक इंतज़ामिया 24 घंटे मुतहरिक है। लेकिन 31 तारीख तक ज़रा इंतज़ार करें, थोड़ा सा वक्त लगेगा और 15-16 दिनों के दौरान ये किताबों वाला मसला जो वो हल कर लिया जाएगा। डॉक्टर साहब को ज़रा सुनिएगा और उसके बाद सीधा मेहमान के पास। जो सेशन नवंबर सेशन दोबारा रेस्टोर हुआ, वो आप लोगों को पता है कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिसीजन हुआ
क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की अपनी तैयारी थी कि मार्च सेशन के बाद हम लोग बुक्स दे पाएँ, लेकिन उसमें ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक हाई लेवल मीटिंग ले ली, जिसमें क्लियर डायरेक्शन बोर्ड को दी गई कि बाय 31 जनवरी ऑल द बुक्स शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट। और मुझे उम्मीद है वो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है और एक्सपीडिशियसली वो सारे बुक्स जो है एंडिंग जनवरी तक जो है कोशिश की जाएगी कि बुक्स अवेलेबल हो सकूँ। लेकिन जहाँ विंटर ट्यूटोरियल्स हमारे सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे सीओज ने जो हमारे पुरानी बुक्स ये पहले ही इंस्ट्रक्शंस थी कि जो पहले की एग्जिस्टिंग बुक्स है क्लास की उनको रिटेन किया जाए, उनको रिटेन करके अभी हमारी क्लासेस जो है वो चल रहे हैं। जहाँ तक आने वाले सेशन के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए भी एडवांस प्लानिंग की गई है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई बच्चों को परेशानी ना हो। वी आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग अलॉन्ग विद द सीओ टीम कि बच्चों को जो ही हमारी जो है बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने देखा होगा कि हमने पेरेंट्स के साथ जो हमारे डिफरेंट पेरेंट्स हैं जहाँ प्राइवेट स्कूल्स में जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वी हैड अ डिटेल मीटिंग विद देम, वी हैव टेकन ऑल इनपुट्स फ्रॉम देम। साइमल्टेनियसली प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी बात हो गई है, उनके साथ भी हमने शेयर किया कंसर्न पेरेंट्स का। एंड आई एम श्योर कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जोन में हमने मॉनिटरिंग टीम्स बनाई है। वी हैव गिवन देम क्लियर मैंडेट कि जहाँ भी कोई कंप्लेंट पेरेंट्स की आएगी, जेन्युइन कंप्लेंट एस्टेब्लिश जब हो जाएगी विद इन 24 आवर्स जो है उस पर एक्शन होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स एस्टेब्लिश हो गई वहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी इनिशिएट एक्शन किया हुआ है, जो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से प्रोसीजर के हिसाब से। 31 तक का इंतजार कीजिए, तमाम किताबें 31 तक मिल जाएंगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से वादा किया गया और यह भी साफ कर दिया गया कि दिक्कतें हैं, दिक्कतों का अजाला किया जाएगा और 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम उन मामलों को हल कर दिया जाएगा जो वालिदैन की तरफ से इंतजामिया या डायरेक्टर एजुकेशन के सामने रखी जाएंगी। और इस ज़मन में जोनल लेवल पर भी कमेटियों का तश्कील कर दिया गया है। तो फिलहाल उम्मीद यह है कि वक्त तो थोड़ा सा ज़ाया बच्चों का ज़रूर हुआ, इससे ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि फिर फेब के अंदर अंदर स्कूल जाना है तो उससे पहले पहले अगर किताबें हर जगह मिल जाती तो सबसे ज्यादा बेहतर वो ही रहता। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब उस परेशानी की करते हैं जो परेशानी इन दोनों पूरी दुनिया के अंदर है और पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर है। और जब मैं अपनी रियासत यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं तो यहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है, यानी बात डिप्रेशन और एंजाइटी की करते हैं। 40% या 41% की आबादी अगर इन दो मर्जों में मुब्तला है तो आप समझ सकते हैं कि इस पर खुलकर बात करना कितना जरूरी है। लेकिन इस प्रोग्राम का एक फायदा यह हुआ कि हुकूमती इदारे भी जरा और तेजी के साथ काम करने लगे और आज से बाज़ाब्ता तौर पर टेलीमानस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी फैसिलिटी दे दिया, यानी आप वीडियो कॉल करके बराह रास्त डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं, एक अच्छी पहल है। लेकिन सूरत हाल ये है कि चंद सवालात ऐसे अभी भी हैं जिन पर गुफ्तगू करना जरूरी है और जो वालिदैन की तरफ से हम तक आते हैं या कुछ लोगों की तरफ से हम तक पहुंचाए जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सुबह जब हमारे साथ डॉक्टर साहब आते हैं 5-10 मिनट के अंदर अंदर तो उस पर हम वो बात 2-3 बातें उनके सामने रखें ताकि इस्लाह हमारी भी हो और इस मसले से जो हम निपट रहे हैं हर दिन, इससे हम दूर कैसे रहे और हर आदमी डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे बेहतर तरीके से बाहर आए, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर जुनैद नबी साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी जीएमसी श्रीनगर के अंदर और माहिर नफ्सियात है, बड़े वर्षे से इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर जुनैद साहब बहुत शुक्रिया सर काम करने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर इस वक्त प्रोग्राम के अंदर आपका काम वसी है और काफ़ी अरसे से आप मुसलसल इस तरीके के मरीजों को, इस तरीके के बीमारों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ आने वाले लोगों से भी बात कर रहे हैं। अब लेकिन कल से एक चीज़ सामने आ रही है कि मरीज जिस भी घर के अंदर इस तरीके का है उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आसपास के लोगों पर भी अब पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं शायद उनको भी ये डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है, ये चीज़ उनको ना हो, इसके लिए वो क्या करें। एक तरफ जो करें जनाब हम तो इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, हम इनके साथ बराबर खड़े रहने की कोशिश करें, लेकिन अब हमें ये खतरा लग रहा है कि शायद हम पर भी ये हावी हो रहा है और हमारा दिमाग भी बिल्कुल उसी तरीके से सोचना शुरू करता है जिस तरीके से ये मरीज सोच रहा है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो जब हम बात करते हैं ना मेंटल हेल्थ की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। जितना जरूरी फिजिकल हेल्थ है मुझे लगता है उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अगर जब तक हमारा दिमाग जहन अच्छे से काम ना करे उसका बैड और पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पे भी पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी की, बहुत ही हर एक इस बारे में बात करता है कि मेरे को डिप्रेशन या एंजाइटी है और हो रहा है। तो इसका अगर हम बात करें होता क्या है कि इसमें बेकरारी, बेचैनी, मन उदास, परेशानी होना
और इसमें माने सिचुएशनल चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल कैसा माहौल है इर्द गिर्द, उसका सिचुएशंस किस सिचुएशन में है वो इंसान, उसका इम्पैक्ट बहुत कॉमन है। और जेनेटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब हम बात करते हैं स्ट्रेस एंजाइटी की, ये कॉमन है हर एक की लाइफ में, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मेरी लाइफ में नहीं है। मगर फिर कोपिंग मैकेनिज्म होता है एक किस्म का, जैसे जिस्म को बचाने के लिए इन्फेक्शन से इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है, वैसे ही कोपिंग मैकेनिज्म होता है जिससे हम परेशानी से लड़ते हैं। मगर एक टाइम ऐसा आता है कि जब बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं तो फिर ये मैकेनिज्म डिफंक होता है, हमारे फिर काम नहीं कर पाता है। फिर इसके नताइज होता है कि एक इंसान ये डिप्रेशन और एंजाइटी में मुलविस हो जाता है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, इसमें दो चीजें जो हेल्प करती है, एक तो काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ दवाइयों का भी इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर जैसे हम इन्फेक्शन में बोलते हैं एक इंसान को कि अपने आप को ख्याल रखे, परहेज करे, इसमें भी हम ऐसे बोलते हैं कि पेशेंट को बिजी रखना है, अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। और जैसे कोपिंग मैकेनिज्म में हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, या योगा का भी ट्रेंड बहुत कॉमन है, वो कर सकते हैं, जिससे हम माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, जिससे हमारा जो दिमाग का संतुलन है वो सही रहेगा और जो डिप्रेशन और एंजाइटी के जो इश्यूज हैं उससे हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो सवाल था कि अगर घर में एक पेशेंट है और जो लोग उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसको इस डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से डॉक्टर साहब उनको मशवरा देते हैं, अब उन्हें यह खतरा लगता है कि शायद उनके दिमाग पर भी उसी तरीके का असर हो रहा है और वो भी शायद इसी जिम्मत में चल रहे हैं और वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि कल से बहुत सारे लोगों के इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जैसे मैंने बात बोली कि सिचुएशन को हम कैसे, अगर कोई बंदा बीमार है उसको वो तो वैसे ही रहेगा, मगर जैसे मैंने बोला कि फिर या तो यही एक्सरसाइजेस कर सकता है इंसान, जैसे माइंडफुलनेस है या योगा है या स्पिरिचुअल, इंसान नमाज पढ़े उसमें, या किसी के साथ बात करें। अगर ऐसे कोई इश्यूज है, हमारे को ऐसा हमेशा रहता है कि अगर हम किसी के साथ ही डिस्कस करेंगे हमारे को क्या बोलेंगे, हमारे को नीची नजर से देखते हैं। क्योंकि जब हम किसी को साइकियाट्रिस्ट के पास बोलते हैं जाने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए, हमेशा स्टिग्मा रहता है उसके साथ, हमारे को लोग क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं क्या पागल हूं, ऐसा रहता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है यही, या तो एक्सरसाइज कर सकता है या माइंडफुलनेस कर सके या स्पिरिचुअल नमाज पढ़े। अगर वो हैंडल नहीं कर पाता है तो स्पेशलिस्ट अवेलेबल है इसमें, हम है या साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे वो डिस्कस करे। या कोई होता है इनका कोई क्लोज फ्रेंड होता है या कोई ना क्लोज एड होता है जिनके साथ वो डिस्कस करना इनको जरूरी है। ये हमारे को ऐसा हमेशा लगता है कि हम हर एक चीज हैंडल कर सकते हैं, वो एक लिमिट तक होता है, मगर जब वो लिमिट से बाहर जाता है तो फिर ये तकलीफें बढ़ सकती है। तो इसमें जब तक वो खुद इंसान हैंडल कर पाता है इन स्ट्रेसों को तो ठीक है, नहीं तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर जुनैद साहब, कहा जाता है कि एक मखसूस किस्म का डिप्रेशन होता है जो साल में मुख्तलिफ औकात में आता है, और एक ऐसा डिप्रेशन जो कम से कम 2 साल की मुद्दत तक रह सकता है। ये क्या खत्म होने वाली चीज़ है या हमेशा रहने वाली चीज़ है? आम शहरी को समझाया जाए या वो घरेलू इलाज जो तलाश करते हैं घर से बाहर, जो आपने कहा स्टिग्मा भी है, कई बार नहीं निकलते, इन सब के बीच में फंस कर रह जाते हैं। क्या ये डिप्रेशन पूरी जिंदगी आपके साथ चल सकता है या एक छोटी सी मुद्दत भी हो सकती है जहां कोई अच्छी खबर भी बाद में जाकर मिले? देखिए, जो आपने बताया ये सीजनल, इसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, यूजुअली विंटर्स में बहुत कॉमन है जी। उसका मेन जो कारण भी है कि देखिए, आप जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है दिल नहीं करता है बाहर निकलना, सनलाइट भी नहीं होती है, हर चीज वो ग्लूमी लगता है, तो उसमें एक चीज वो है। दूसरा जो आप बोलते हैं वो डिस्थाइमी है, मोर देन 2 years। यूजुअली देखा गया है कि जो डिप्रेशन का जो किताब भी बोलती है और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस, यूजुअली 6 to 9 months का कोर्स रहता है जब पेशेंट आता है जी। अगर फिर उसके बाद जो भी रीजन हुआ है अगर वो नेलिफाई हुआ है तो फिर यूजुअली देखा गया है कि दवाइयों का फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती और पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ गुजारता है। मगर ये कोई नहीं बोल पाएगा कि कब ये वापस आ सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि कोई ना कोई सिम्टम रहता है, मगर इंसान की लाइफ
जब वो उसको पहला ये एपिसोड हुआ था, और जब वो ट्रीटमेंट के बाद उसकी लाइफ बहुत ही स्टेबल हो गई होती है। तो ये ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये ठीक हो जाता है, मगर बीच बीच में हो सकता है दवाई की जरूरत पड़े, और उसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, वो इंप्रूव होती है, वो एक्नॉलेज भी करते हैं वो चीजें। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो नौजवानों के अंदर सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी इसलिए है क्योंकि वो बेरोजगार है, क्या ये एक बुनियादी वजह है या कुछ और भी मामला है जो आपकी इस स्टडी में आया है? देखिए, हाँ, एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है जो ड्रग अब्यूज का भी अभी हो रहा है वो है, तीसरा है इंटॉलरेंस, मानो जो पेशेंस थी वो भी कम हो गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वो बहुत सारे रीजंस अगर हम मिला के बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत कॉमन है। और मुझे नहीं लगता है सिर्फ नौजवान, अगर हम बच्चों में भी देखें कंपटीशन का भी दौर बहुत ज्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया भी बहुत कॉमन है, तो उसकी वजह से भी ये स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कॉमन हो जाती है। और इनफैक्ट अबव 60 में भी बहुत ज्यादा देखा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनमें भी स्ट्रेस की जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है जितना पहले टाइम पे होता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो इंटॉलरेंस वाली बात है, मतलब ये तो समझ आ रही है कि हो सकता है एक लेवल पर ऊपर बुजुर्गों के अंदर हो सके क्योंकि उन्हें एक जिंदगी गुजर की होती है और फिर दूसरे फेज में चले जाते हैं। ये जो बच्चों के अंदर इंटॉलरेंस है, किस हद तक इसको माने कि ये टॉलरेबल है और किस हद पर ये माने कि नहीं भैया आप इसको जरा प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है? क्योंकि इस तरीके भी बहुत सारी केसेस हमने देखे हैं, बच्चे यहाँ से कुछ बोले तो वो वहां से या तो रोना शुरू करेंगे या अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर आ जाते हैं। कहां पर इसको हद मुकर्रर की जाए? देखिए, अब जब हम इंटॉलरेंस, गुस्से की बात करते हैं, इट्स अ नॉर्मल इमोशन। हर एक की लाइफ में गुस्सा, मन उदास या खुशी, ये इमोशंस है, नॉर्मल इमोशंस है। मगर जब इसकी वजह से डे टू डे लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इंपैक्ट पड़ रही है तो फिर ये तकलीफ होती है। ये मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आता है पेरेंटिंग का, कि बड़ी बैलेंस्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए, जहां पे ज्यादा पैम्परिंग ना हो और ज्यादा स्कोल्डिंग ना हो, बड़ा बैलेंस तरीके से होना चाहिए। और जैसे अगर हम बच्चा कोई चीज मांगता है, ठीक है, ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दे, मगर थोड़ा बैलेंस करके दे, उनको मीन समझाए, वैल्यू समझाए, कि जैसे अगर वो 10 रुपए की चीज मांग रहा है, ही शुड बी नोइंग कि ये कहां से आया है। क्योंकि ये जो आजकल की जो एज ग्रुप है बच्चों का, ये टेक्नोलॉजी में पैदा हो, इनको टेक्नो, अगर जनरेशन भी बोले गलत नहीं होगा, तो इनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है जो हमारी थी उनसे ज्यादा डेवलप्ड होती है, तो दे अंडरस्टैंड थिंग्स ज्यादा अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि ये पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट रहेगा कि इनको वैल्यू समझाए। अगर हम कोई चीज बोलते हैं या कोई चीज मांगता है ये बंदा, दे दो, मगर बड़ा बैलेंस करके, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और ताकि ये फिर आगे जाके क्या होता है कि अगर एक इंसान की हैसियत 10 रुपए की होती है, वो फिर 100 रुपए की मांगेगा, तो अगर उस लेवल का हो गया कि उसकी हर एक चीज मांग रहे थे, तो वो बंदा फिर कर सकता है कि वो थोड़ा मैनिपुलेट भी करता है, जिसको हम ड्रामाबाजी भी बोलते हैं, कि जैसे आपने बोला कि वो थोड़ा रोने लगता है या कुछ भी बोले, मैं कुछ कर दूंगा अगर आप मुझे ये चीज फुलफिल नहीं करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम पहले ही पेरेंटिंग थोड़ी प्रॉपर करें, उसमें सबसे, इसीलिए तो बोलते हैं घर सब पहला स्कूल है जहां से बच्चा सब कुछ सीख के जाता है, क्योंकि कोई बच्चा सही खराब नहीं होता है, कोई बच्चा अच्छा नहीं होता है, हर एक बच्चा ही होता है जब वो पैदा होता है, तो वो कैसा बनेगा वो सारा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और जो एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट पे डॉक्टर वो प्रोफेसर जुनैद नबी साहब, मारूफ माहिर नफ्सियात, श्रीनगर से आप हमारे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जीके में ज्वाइन करने के लिए और कीमती बातें करने के लिए। उन तमाम लोगों के सवालात भी जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, अपनी बात रखते हैं और उनकी बात भी आई है। बहरहाल ये जो जब मुसीबतों की, परेशानियों की बात हो रही है तो आम शहरियों के लिए मुसीबतें कम नहीं है। डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं, लेकिन डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि एक ऐसा ही मसला है जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस के अंदर, वो है अशियाए ज़रूरिया की कीमतें एतदाल में ना होना और डिपार्टमेंट की
गैर संजीदगी या कवायद में तब्दीली इस वक्त परेशानी का सबब कैसे बन रही है और कैसे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डीलर्स, कारोबारी या दुकानदार बेलगाम हो रहे हैं और इसका बराह रास्त असर जो है घर की रसोई पर, आम शहरियों पर, लोगों पर, उन तमाम लोगों पर जो मुख्तलिफ जिंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर पड़ रहा है। ज़रा तफसीलात आपके सामने इमरान भी हमें इशफाक ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कॉल भी आपकी लेंगे जी इस खबर के फौरन बाद, लेकिन मामला ज़रा अशियाए खुर्दनी की बताते हैं आपको। और ये जो डिकंट्रोल किया गया उससे गोनागो मुश्किलात से दो चार इंटायर यूनियन टेरिटरी की आवाम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी जहाँ पर आप दाल, चावल, सब्ज़ी लेते हैं, दूध लेते हैं, उनकी रेटें बहुत डिकंट्रोल हो गई हैं और उस वजह से सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। क्वालिटी चेक पर बिल्कुल ज़ीरो हो गया है जी, प्राइस रेगुलेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। और ये माना जा रहा है कि जो महकमा एक ज़माने में काफ़ी बाअसर हुआ करता था, जिसे आप फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स CFC SCA कहते हैं, ये जनाब एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मजबूत रहता था, जो हर चीज़ को देखता था। लेकिन आज के दिन में अब ये टुथलेस टाइगर बना है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि एक ऐसा कानून नाफिज कर दिया गया है जिसके बाद ये डिकंट्रोल कर दिए गए हैं, जिसके बाद जिसको जहाँ पर मर्जी है वो बेच रहा है। और ये जो निगरानी नहीं है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप चिकन लेते हैं, आप मटन लेते हैं, आप दूध लेते हैं, दही लेते हैं, क्या इसका कोई कंट्रोल कर रहा है कि क्या इसमें तमाम चीज़ें हिफ्ज़ान सेहत की बराबर है या नहीं? एक ज़माना हुआ करता था, एक स्लॉटर्स हाउस हुआ करते थे, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर, वेट डॉक्टर्स आते थे, कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार आते, वो सील लगाकर ये बताते थे लोगों को कि आप जो खा रहे हैं ये सही है। फिर मार्केट में जाकर सब्जियों को चेक किया जा रहा था, मसाला जात को चेक किया जाता। कल हमने आपको इसी बुलेटिन में बताया था कि गैर कानूनी जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें पाई गई थी, चावल पाया गया, हल्दी पाई गई, नमक पाया गया, दीगर चीज़ें पाई गई। पहले ज़माने में देखते हैं दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड आती, अब खाने पीने की चीज़ें भी सब स्टैंडर्ड। वजह यह है कि जो बुनियादी तौर पर महकमा था जिसको मुतहरिक फाल रहना था वो कहीं कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इमरान ज़रा अपडेट करेंगे, जो डिपार्टमेंट डिफंग हो गया है, क्या ये सरकारी कानून की वजह से डिफंग हुआ है या अभी भी डिपार्टमेंट के पास इख्तियारात है कि अगर वो चाहे तो वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर सकता है? देखिए, पहली बात ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त अगर पूरे जम्मू कश्मीर में कोई सफर कर रहा है तो वो यहाँ की गरीब आवाम है, वो यहाँ के लेबरर्स है, वो यहाँ की वो पॉपुलेशन है जो दिन में 2, 4, 500 रुपए कमाते हैं और शाम को अपने अहलो अयाल की कफालत करते हैं। और सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो अशियाई ज़रूरिया की कीमतों पे होता है, और जिसपे हमेशा हमने देखा, जैसे आपने भी कहा कि फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक वक्त एक असर होता था मार्केट के ऊपर। मार्केट चेकिंग हुआ करती थी, अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी और एतदाल में इदारा होता था। लेकिन बदकिस्मती से साल 2023 जून के बाद ये जो इदारा है डेडवुड नजर आ रहा है। इस इदारे के ऊपर सवालात भी काफी खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि साल 1990 15 फरवरी को एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई थी जिसे SO 175E कहा जाता था, और इस SO 175E के तहत अशियाई जरूरिया की कीमतों पे रेगुलेशन होती थी जम्मू कश्मीर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की। और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में 1975 में मटन एंड लाइसेंसिंग ऑर्डर इशू हुआ था जिसे हम SO 246 कहते हैं। लेकिन साल 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके तहत उस ऑर्डर के तहत एक जिसे SO 300 कहते हैं और जिसमें SO 175E का इतलाक भी खत्म हुआ, और जम्मू कश्मीर में जो 1975 में SO 246 इतलाक हुआ था जिससे यहाँ गोश्त की कीमतों पे गोश्त की कीमतें मुकर्रर की जाती थी, मार्केट चेकिंग हुआ करती थी, और बदकिस्मती से दोनों पे जो कंट्रोल है वो खत्म हुआ। तो 2023 जून से फिर 2023 जून में यहाँ के फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिस ऑर्डर का मैंने आपको नाम बताया कि SO 300 है, और उन्होंने अपने तमाम मुतालिका इदारों को भी कम्युनिकेशन पास की, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर जो फूड सिविल सप्लाईज के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनको भी डायरेक्शंस दी कि अब
1990 के 175E का इतलाक नहीं होगा। यानी कि उसका मतलब सिंपल ये समझना है कि ये डिपार्टमेंट जो इन्होंने हाथ खड़े किए, इनकी अब ये जिम्मेदारी नहीं है। यानी जो बात हम बता रहे थे कि डिकंट्रोल कर दिया गया जी, अब जो होलसेलर को मर्जी है वो करें, और हुकूमती इदारा जिसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी वो बेबस है, क्योंकि हुकूमत ने कानून इस तरीके से तरतीब दिए कि अपने ही डिपार्टमेंट के हाथ पैर बांध दिए और अवाम को उनके रहम करम पर छोड़ दिया। क्या हम इसको ऐसे समझे? जो ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फूड सिविल सप्लाईज और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री को एक कम्युनिकेशन पास की थी और उन्होंने इनकी कीमतों के बारे में पूछा था। लेकिन उसी के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिविल सप्लाईज और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने SO 175E के इतलाक खत्म होने का जो है वहां से ऑर्डर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला जनाब यही है कि जो आप पूछ रहे थे ना हमसे कि वजह क्या है जी, हम CAPD डिपार्टमेंट को नहीं देखते हैं, स्क्वाड को नहीं देखते हैं जो अक्सर हुआ करता था। वजह यह है कि उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, चाहे वो मरकजी कानून की वजह से हो या रियासती कानून की वजह से। मुझे उम्मीद है कि हमारे पास भी असेंबली है, दे कैन सिट एंड फाइंड कि किस तरीके से इस मसले का हल निकल। चूंकि आज कॉलर्स को हम नहीं ले पाएंगे माजरत, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो 2-3 दिन से मुसलसल कॉलर्स हम तक पहुंचा रहे हैं, वो है SPOs का मामला। और आज दरख्वास्त जम्मू कश्मीर हुकूमत से भी और स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो अमन कानून को बराह रास्त देखते हैं कि जनाब इन SPOs के मामले को ज़रा हल करें। पिछले 1.5-2 महीनों से इनकी सैलरियाँ नहीं आई हैं, और ये वो SPOs पुलिस के हैं जो 24/7 मैदान के अंदर है, जो हर तरफ से अपनी विजिबिलिटी दिखाते हैं, और इनके जो काम करने का तरीका है उस पर खुद पुलिस के आला अफसरों ने बहुत बार इनकी पीठ भी थपथपाई है। तो ये बुनियादी मामला, थोड़ी सी रकम इनकी मिलती है हर महीने, और वो भी अब अगर 2-2 महीने बाद आए तो थोड़ा बहुत परेशानी इनको है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला ज़रूर हल होगा, क्योंकि मुसलसल पिछले कई दिनों से कुछ लोगों की दरख्वास्त की इस आवाज़ को ज़रा बुलंद किया। चलते चलते ज़रा वेदर अपडेट आपको बताते हैं। रात श्रीनगर के अंदर -4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बीत चुकी है। सुबह -2 था। काजीगुंड के अंदर -5.4, कुपवारा -4.6, पहलगाम और गुलमर्ग आपको सख्त तरीन रात दिखेगी, जहां पर 8.4 और 7.4 बिल तरतीब थी। तो इस तरीके से मनफी दर्जा हरारत वादी कश्मीर के तमाम स्टेशनों पर आपको देखने को मिलेगा। बांडीपोरा के अंदर -4.7, बारामूला -3.4, पुलवामा -5.8, बडगाम -4.7 और शुपियान की सूरत हाल भी -7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू की सूरत हाल ये है कि मतलब आलूद बिल्कुल नहीं रहेगा, 6.0 डिग्री रात का दर्जा हरारत रहा है, यानी थोड़ा सा बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दिन में धूप होगी। सांबा के अंदर रात गुजरी है 2.3 डिग्री पर, डोडा के अंदर 2.0, रामबन 4.5 डिग्री आज धूप रहेगी। कश्तवाड़ के अंदर भी सूरत हाल बेहतर है, 2.0 डिग्री के साथ साथ आज धूप होगी। उधमपुर 3.4 डिग्री सेल्सियस, पुंछ के अंदर 2.8 डिग्री आज बारिशों का इम्कान है। करगिल यानी लद्दाख की सूरत हाल जब आप देखेंगे तो मुसलसल मनफी है। करगिल शहर के अंदर -13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, आज धूप निकलने का इम्कान है। लेह के अंदर आज बादल आपको दिखेंगे, रात -12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और द्रास सरतरीन इलाका मुसलसल है, जहां पर दर्जा हरारत -22.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इस तरीके से आज यहाँ धूप भी होगी, बादल भी दिखेंगे, यानी आज मिला जुला रद्द-ए-अमल लद्दाख के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो था जनाब वेदर अपडेट। फिलहाल प्रोग्राम सलाम JK में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के फौरन बाद एक और हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा होगा। हमें दे इजाज़त। अल्लाह मियां नासिर।